गुड मॉर्निंग क्लास। इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका सर्वेइंग। ओके, तो इसमें जो हमारा प्रोसीजर रहेगा बहुत इजी वे में हम सर्वेइंग को समझेंगे और उससे आने वाले सभी एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव हम साथ साथ टॉपिक के साथ ही डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। ओके, तो ध्यान देना लेवल जो रहेगा बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। तो समझते हैं सबसे पहले सर्वेइंग होता क्या है। ओके, तो सर्वेइंग देखें, बहुत से लोगों का कहना है, बहुत सी बुकों में भी आपने देखा होगा कि सर्वेइंग एक आर्ट है और बहुत सी जगह मैंने देखा है कि सर्वेइंग एक साइंस भी है। तो किसी बुकों में लिखा हुआ है कि सर्वेइंग इज अ आर्ट और कहीं पे लिखा हुआ है आपका सर्वेइंग इज अ साइंस। पर अगर मैं आपको समझाऊं तो सर्वेइंग एक आर्ट और एक साइंस दोनों है। ओके, तो सर्वेइंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। अब देखते हैं इस बात को हम प्रूफ कैसे करते हैं कि ये आर्ट है या साइंस है। तो देखिए आर्ट कैसे है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्वेइंग आर्ट कैसे है। तो देखिए सिंपल एग्जांपल, बिल्कुल मैंने आपको बता रखा, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स के साथ लेके जाऊंगा। तो सर्वेइंग आर्ट इसलिए है, देखें जितनी भी चीज है सर्वेइंग का बेसिक ऑब्जेक्ट ही क्या है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना। और जब हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको जाके कहां लोकेट करते हैं, किसी पेन या पेपर या किसी शीट पे। तो दैट मीन्स इट इज अ आर्ट। तो मेरी ये बात तो सही होगी कि सर्वेइंग एक आर्ट है। ओके, अब बात करते हैं हम साइंस की। तो मैं कैसे बोलूं कि सर्वेइंग एक साइंस है। तो साइंस कैसे है, देखें सर्वेइंग, आप जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, टिग्नोमेट्रिक सर्वे है ना, और भी आपकी बहुत टाइप की सर्वेइंग होती है। तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर्मूलाज का यूज करते हुए आप क्या करते हैं, दो पॉइंट की डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। जैसे आप टेक्योमेट्री में देखें KS+C। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सर्वेइंग एक साइंस भी है। ओके, तो बात यहां पे साफ साफ आ गई, डेफिनेशन हम बनाते हुए खुद ब खुद चलेंगे कि सर्वेइंग एक आर्ट और साइंस दोनों है, पहली बात। अब करते क्या है सर्वेइंग में, बाकी बात हम बाद में करते रहेंगे, क्या करते हैं कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिटरमाइन मतलब फाइंड करते हैं। तो दूसरी बात ये होगी कि सर्वेइंग इज अ आर्ट और साइंस टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो इसको मैं अच्छे से ही लिख देता हूं आपका, टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पहली बात कि सर्वेइंग एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तीसरी चीज, अब देखें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये बात अलग है हम कैसे कर रहे हैं उसे, हम आल्दो इसको लीनियर मेजरमेंट के थ्रू कर सकते हैं, हम इसको एंगुलर मेजरमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। पर बात ये आती है कि किसके रेस्पेक्ट पे, है ना। तो ये कहना बहुत जरूरी है कि किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट पे, क्योंकि लेट अस सपोज इस पॉइंट की मुझे पोजीशन को फाइंड आउट करना है। ये कोई सिंपल एक पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना है। तो जब मैं इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करूंगा तो मैं बताता हूं, लेट अस सपोज कि ये पॉइंट क्या है कि 1 किलोमीटर दूर है या 500 मीटर हाइट पे है। तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में, कहां से मैं बात कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पे कि टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट। अब ये पॉइंट आपका मीन सी लेवल भी हो सकता था या कोई एज्यूम्ड डेटम भी हो सकता है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पे हम समझ गए, तो विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट को ही कहीं पे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, रिलेटिव पोजीशन। क्या लिख देते हैं, रिलेटिव पोजीशन भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, रिलेटिव पोजीशन। तो मुझे यह पता चल गया कि सर्वेइंग एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। अब ये पॉइंट कहां हो सकता है, अबव और बीनीथ, क्योंकि कोई भी पॉइंट की हम
अगर पोजीशन की बात करेंगे तो अर्थ के सरफेस के ऊपर या नीचे बात करेंगे, ओके। तो अबव या बीनीथ कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है, और किसके रेस्पेक्ट में, किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो इसी को हम बोलते हैं सर्वेइंग। देखें बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत इजी वे में आपको जाना है, कोई भी चीज को आपने अपने लिए बर्डन नहीं बनाना है। तो सबसे पहले अगर मैं सर्वेइंग की बात करूं तो मैंने आपको ये बताया है कि सर्वेइंग एक आर्ट और साइंस दोनों है। कैसे है मैंने आपको बताया, उसमें हम बेसिकली करते क्या है, किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। वो पॉइंट अर्थ सरफेस के ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, पर यह बात कहना जरूरी है कि किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, या सिंपल मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को। रिलेटिव का कहने का मतलब अपने आप ही यही है कि किसी पॉइंट के दूसरे पॉइंट के आप उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स द रिलेटिव पोजीशन। तो यहां पे मैं इजीली आपको डेफिनेशन शायद कन्वे कर पाया हूं कि सर्वेइंग इज अ आर्ट और साइंस टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। वो पॉइंट आपका अबव और बीनीथ कहीं भी हो सकता है अर्थ सरफेस के, विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट इज नोन एज सर्वेइंग। तो सबसे पहले बात हुई आपकी सर्वेइंग की, ओके। तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, डेफिनेशन सारी आपकी ऑटोमेटिकली यहां पे बन चुकी है। अब जैसे ही हम सर्वेइंग की बात करी, आपने देखा हमने यहां पर बात करी अबव और बीनीथ, किसके, अर्थ सरफेस के, किसके, अर्थ सरफेस के। तो एक काम करते हैं, यहां से क्वेश्चन फिर से आने स्टार्ट हो जाते हैं, हम अर्थ सरफेस को ही जान लेते हैं कि क्या है अर्थ सरफेस, कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अर्थ के शेप की, ओके, अर्थ के शेप की। तो एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझे आप, बहुत सा कंफ्यूजन रहता है, हर एक कंफ्यूजन आपका मैं एलिमिनेट करूंगा और बिल्कुल इजी वे में चलेंगे हम। अर्थ के शेप की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ के शेप, बात हो रही है द शेप ऑफ अर्थ, ओके। अब देखें, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, अभी हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है, हम बस सब्जेक्ट का नाम जब समझे हैं, तो ये दो एक्सिस होती है ना। अभी मैं इसको पता है, इसको मैं एक्स एक्स एक्सिस बोल सकता हूं और इसको मैं बोल सकता हूं वाई वाई एक्सिस। अभी बस आप इतना समझे। अब मैं क्या करता हूं, अर्थ के शेप को एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस दोनों में लेके चलता हूं। तो यहां पर जो हम एक्स एक्स एक्सिस बोलते हैं अर्थ की शेप को, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर एक्सिस या इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल, क्योंकि ये क्या होती है, इक्वेटर से पास होकर जा रही है। तो दोनों चीजों को समझेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस। वहीं दूसरी तरफ है अगर बात करूं पोल्स की, ओके, तो ये पोल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, तो इस वाई वाई एक्सिस को हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। तो ये दो एक्सिस आपकी बेसिकली इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस। अब एक काम करते हैं, हम अर्थ के पूरे शेप को तो फिर समझेंगे, हम पहले इंडिविजुअली अर्थ का शेप इक्वेटोरियल में क्या है और पोलर एक्सिस में क्या है, उस चीज को समझ लेते हैं आप। तो बात करता हूं मैं पहले इक्वेटोरियल एक्सिस पे, किस पे बात करता हूं, इक्वेटोरियल एक्सिस पे अर्थ के शेप को, ओके, या इक्वेटर पे। तो अर्थ का शेप, ये देखो, ये सारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, ओके। तो इसको मैं बताता हूं, जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें ये पाया गया कि अर्थ का शेप, अभी देखें आपको केवल इक्वेटर से मतलब होना चाहिए, इक्वेटोरियल एक्सिस पे ये, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। तो अर्थ का शेप, कोई पूछे कि अर्थ का, मैं प्रॉपर शेप अभी बता रहा हूं, मैं आपको इंडिविजुअल लेके जा रहा हूं कि अर्थ का शेप इक्वेटोरियल एक्सिस में क्या है, तो आपका आंसर होगा इलिप्सॉइडल। क्या होगा, इलिप्सॉइडल। तो अर्थ का शेप इक्वेटोरियल एक्सिस में किस टाइप की, आपकी इलिप्सॉइडल टाइप की, आपकी कैसी है कि इलिप्सॉइडल टाइप की अर्थ है आपकी, कहां पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो इलिप्सॉइडल आपका मतलब समझ रहे हैं इस चीज को है। अब इक्वेटोरियल एक्सिस में जब इलिप्सॉइडल है तो इसका एक डेफिनेट डायामीटर या रेडियस होगा, ऑल्दो वो फिर भी फिक्स्ड नहीं है, बट जो बुक्स कहती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इक्वेटोरियल एक्सिस में जो अर्थ का डायामीटर है, ये फिगर याद रखना, ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12756.75 किलोमीटर है। तो अर्थ का जो
इक्वेटोरियल एक्सिस में डायामीटर है वो आपका कितना है 12756.75 किलोमीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्वेटोरियल एक्सिस में मैंने बात कर दी कि अर्थ का शेप कैसा है आपका इलिप्सॉइडल। दूसरी बात आती है, मैंने बताया था, अब तो मैंने इक्वेटोरियल एक्सिस देख दी, अब मैं देखता हूं पोलर एक्सिस क्या बोलती है। तो बात करते हैं पोलर एक्सिस, ठीक है। तो यहां से ये ऑब्जर्व किया गया कि अर्थ का जो शेप है पोलर एक्सिस में, किसमें, पोलर एक्सिस में, पोलर मतलब इस वाली एक्सिस में, इस वाली एक्सिस में, ठीक है। तो ये कैसा है आपका अंडाकार है, कैसा है अंडाकार, इसको बोलते हैं हम ओवेलॉइड। क्या बोलते हैं ओवेलॉइड। थोड़ा अंडाकार, अंडा थोड़ा कैसा होता है इस तरीके का, देखिए थोड़ा ऊपर से इस तरीके का और नीचे ऐसे थोड़ा इस टाइप से, है ना। अभी इक्वेटोरियल एक्सिस में ये फैला तो है, बट मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं, पोलर एक्सिस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, पोलर एक्सिस की। किसकी बात कर रहा हूं, पोलर एक्सिस की। तो पोलर एक्सिस में अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ का शेप कैसा है, तो बोलोगे आप अंडाकार है। क्या बोलोगे, अंडाकार है या ओवेलॉइड है। कैसा है, ओवेलॉइड है। अर्थ का शेप आपका पोलर एक्सिस में कैसा है, ओवेलॉइड है, अंडाकार है। तो यहां से ये साफ साफ पता है कि जो आपकी ये नॉर्थ होता है या आपका साउथ होता है। तो जो साउथ पार्ट है, जैसे अंडे में भी होता है, तो साउथ पार्ट क्या रहता है, नॉर्थ पार्ट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट रहता है। ओके, तो ये आपकी होगी पोलर एक्सिस की बात। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, देखें अभी मैं जोड़ रहा हूं कि अर्थ का शेप इक्वेटोरियल एक्सिस में कैसा है और अर्थ का शेप पोलर एक्सिस में कैसा है। तो इक्वेटोरियल एक्सिस में है इलिप्सॉइडल, जिसका डायमीटर है आपका 12756.75 किलोमीटर। वहीं अगर मैं बात करूं पोलर एक्सिस में तो ओवेलॉइड शेप है, जिसका डायमीटर आपको फिर से ध्यान रखना है वो है आपका 12713.8 किलोमीटर। तो ये बात होगी आपकी इक्वेटोरियल और पोलर एक्सिस की। किसकी बात हो गई, इक्वेटोरियल और पोलर एक्सिस की। ओके, अब देखें अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंसीडर करूं, एक साथ इन दोनों की स्टडी करूं, इन दोनों की एक साथ, तो मैंने एक बार पर्टिकुलरली इक्वेटोरियल एक्सिस को देख लिया, एक बार मैंने पर्टिकुलरली आपका किसको देख लिया, पोलर एक्सिस को। अब अगर मैं इन दोनों शेप्स को एक बार मिला के देखूं तो देखें मेरे पास क्या शेप आता है। तो लमसम देखें तो लमसम शेप आता है, आपको पता है इक्वेटोरियल में तो इलिप्सॉइडल टाइप की है और पोलर एक्सिस में थोड़ी कैसी है, अंडाकार टाइप की। तो कुछ एग्जैक्ट तो मैं डायग्राम में थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा समझ आने से मतलब है। तो इस तरीके का कुछ शेप होता है जो नॉर्थ में थोड़ा फ्लैट रहता है, साउथ में थोड़ा कम है, इक्वेटोरियल एक्सिस में वो कैसा है आपका इलिप्सॉइडल है। तो इस तरीके का कुछ शेप आपकी अर्थ का आता है, जिसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, जो आपका क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके अर्थ के पूरे शेप की बात करें, तो मैंने इक्वेटोरियल एक्सिस पोलर एक्सिस की बात कर दी, तो इस शेप को कहते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ऑबलेट स्फेरॉइड। क्या बोलते हैं, ऑबलेट स्फेरॉइड, ROID, स्फेरॉइड। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे अगर इंडिविजुअल नहीं पूछा है, आपसे सिंपल अर्थ के शेप की बात कही है, तो आपका आंसर होगा ऑबलेट स्फेरॉइड। ओके, अगर बात कही है इक्वेटोरियल एक्सिस में, आपका आंसर होगा इलिप्सॉइडल। अगर बात कही है पोलर एक्सिस में, तो आपका आंसर होगा ओवेलॉइड। ओके, और मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया। तो यहाँ पे जो आपका डायग्राम ये था, वो था 1 2 इक्वेटोरियल एक्सिस में वहां पे लिखा है 12756.75 किलोमीटर, और पोलर एक्सिस में कितना 12713.8 किलोमीटर। तो मुझे यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जो अर्थ की इक्वेटोरियल एक्सिस है वो बड़ी है किससे, पोलर एक्सिस से। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्थ की इक्वेटोरियल एक्सिस पोलर एक्सिस से कितनी बड़ी है। तो इक्वेटोरियल एक्सिस यहां से साफ साफ दिख रहा, इक्वेटोरियल बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, ऑल्दो इसमें टाइम लग रहा, पर बच्चों के दिमाग में इस चीज का बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बना के समझा रहा हूं, क्योंकि मेरा मोटिव ही आपको सबसे इजी वे पे ले जाके जाना है। इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए चीजें आपके लिए, बस
इक्वेटोरियल एक्सिस इज ग्रेटर देन पोलर एक्सिस, ये तो हमको साफ साफ पता चल गया। अब कितने से, तो कितने से हमें कैसे पता चलेगा, जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कितने से। तो ये लमसम आपकी वैल्यू आती है, कहीं कहीं पर 43 भी दे रखा है ना। तो ये जो डाटा आता है आपका 42.95 किलोमीटर डाटा आता है। तो आपको ये बताना है कि अर्थ की, देखें यहाँ पर एक एक क्वेश्चन अपने आप में बनते जा रहा है कि अर्थ की इक्वेटोरियल एक्सिस पोलर एक्सिस को कितने से डिफर करती है। तो आपका आंसर होगा 42.95 किलोमीटर। और अब देखें बच्चे जल्दीबाजी में क्या पूछा है कि इक्वेटोरियल एक्सिस कितने से डिफर करती है। अब कभी कभी क्या आ जाता है, बाई व्हाट परसेंट, बाई व्हाट परसेंट। देखें ये तो साफ साफ पता चल रहा कि पोलर इक्वेटोरियल एक्सिस बड़ी है पोलर एक्सिस से, तो बाई व्हाट परसेंट अगर आपसे पूछता है तो आप कैलकुलेट करके देखना, बिल्कुल इसको आपका ये आएगा 0.034%। क्या आएगा, 0.034%। तो अपने आप बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव आपके बनते जा रहे हैं कि कितने परसेंट से, कितने किलोमीटर से, हर एक चीज यहाँ पे। अब ये तो बात हुई अर्थ के शेप की, ये बात होगी अर्थ के शेप की, जिसको मैंने क्या नाम दिया, ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब अगर मैं थोड़ा सा और अंदर की बात करूं, थोड़ा सा और अंदर अगर इसको डिटेल में समझूं, तो आपको पता है कि अर्थ का शेप एकदम बिल्कुल प्रॉपर कर्वेचर में तो होगा नहीं, तो थोड़ा बहुत सेम शेप है, इसी तरीके का शेप है ना, पर थोड़ा सा जो शेप होगा उसमें ऐसे ऐसे इरेगुलर भी होगा और थोड़े ऐसे कर्वेचर्स भी होंगे, इस तरीके से, इस तरीके का शेप होगा। अगर मैं प्रॉपर शेप की बात करूं कि अर्थ का शेप कैसा होगा, मुझे पता है इक्वेटोरियल एक्सिस में इलिप्सॉइडल होगा, मुझे पता है पोलर एक्सिस में आपका ओवेलॉइड होगा, मुझे पता है जो टोटल ओवरऑल शेप की बात करूं मैं ऑब्लेट स्फेरॉइड होगा। तो आपको ये देखना है, अगर आप प्रॉपर शेप की बात करें तो उसका शेप कैसा होगा, थोड़ा इरेगुलर होगा और कैसा होगा आपका कर्व्ड टाइप का। तो इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड शेप। देखें बहुत छोटी छोटी चीज है, बहुत बारीक चीजें हैं, जियोइड शेप। तो व्हाट इज जियोइड शेप, तो अर्थ के, अब देखें तीन ऑप्शन आ गया आपके 4 ऑप्शन आ गए, आप किस तरीके को जाएंगे। वो आपसे पूछता है कि अर्थ का शेप कैसा है, इक्वेटोरियल एक्सिस, आप बोलोगे इलिप्सॉइडल। आपसे पूछेगा अर्थ का शेप बताओ, कौन सा नॉर्मल अर्थ का शेप बताओ, आपके ऑप्शन दे दिए इलिप्सॉइडल, ओवेलॉइड, आपका दे दिया चौथा ऑब्लेट स्फेरॉइड, या और पांचवा कुछ पैराबोला। तो उस समय आपका आंसर होगा ऑब्लेट स्फेरॉइड। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं कि अर्थ का शेप कैसा है, फिर से इलिप्सॉइडल, ओवेलॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड या जियोइड, अब इसका मतलब वो और बारीकी से आपका पूछना चाह रहा है, तो उसका आंसर आपका कौन सा शेप होगा, जियोइड शेप, है ना। तो जियोइड शेप, तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से एक एक छोटे छोटे बारीक से क्वेश्चन बनते हैं कि अर्थ का शेप आपका जियोइड है। अगर नॉर्मल आपका ऑप्शन में ऑब्लेट स्फेरॉइड है तो आप ऑब्लेट स्फेरॉइड के सामने जाएंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपका फिर आगे को इसकी चीजें समझाता हूं। ओके, तो ये बात हुई है केवल अर्थ के शेप की। अब अगर मैं बात करूं इसके बावजूद भी, अब मेरे लिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि मैं अर्थ का कैलकुलेशन इक्वेटोरियल एक्सिस में अलग लूं, पोलर एक्सिस में अलग लूं, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं पहले कि अर्थ के शेप को तो आप समझ चुके हैं, तो थोड़ी सी आगे की बातें और करते हैं। तो पहले मैं काम करता हूं जियोइड शेप, जो अर्थ का एक्चुअल जो ओवरऑल शेप है, एक्यूरेट शेप है, एक्यूरेट भी क्या, ठीक है। तो जो मेन शेप है उसका आप क्या बोलोगे, आपका क्या बोलोगे, जियोइड शेप है। तो मैं यहाँ पे जियोइड शेप की आपके लिए डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। ओके, जियोइड शेप, जियोइड शेप, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार। तो व्हाट इज जियोइड शेप, तो मैंने बताया जो अर्थ का शेप है एक्चुअल में वही आपका क्या है, जियोइड शेप है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड, दिख रहा है, तो सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, विच इज, जो आपका कैसा था, विच इज इर्रेगुलर एंड कर्व्ड, जो आपका इरेगुलर और कैसा है, कर्व्ड है। तो उसी को हम बोलते हैं जियोइड शेप। क्या बोलते हैं, जियोइड शेप। ओके, अब देखें
ओवरऑल ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये डेफिनेशन इसलिए लिखा मैंने। अब ओवरऑल हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसका इक्वेटोरियल एक्सिस में अलग कैलकुलेशन करें, उसका हम पोलर एक्सिस में अलग कैलकुलेशन करें। तो अगर हम कैलकुलेशन पर्पज की या ओवरऑल शेप कैलकुलेशन की बात करें या ओवरऑल शेप जो हम कंसीडर कर लेते हैं, उसको शेप कंसीडर किसका, अर्थ का, किसका, अर्थ का, तो वो हम क्या कर देते हैं, स्फेरिकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्फेरिकल। आपने देखा होगा कैलकुलेशन पर्पज में हम डायरेक्ट अर्थ के रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस का मतलब, उसका मतलब कैसा है, स्फीयर, या एक सर्कल टाइप का है। ओके, तो स्फेरिकल है तो उसका एक डायामीटर, इसका मतलब दोनों तरफ, हर तरफ क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो डाया लिया जाता है, या रेडियस लिख दूं मैं, रेडियस, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप कैलकुलेशन में भी बहुत यूज करते हैं, वो आपका 6370 किलोमीटर। देखिए बहुत छोटी सी चीज है, बट क्वेश्चन पूछने वाला कहीं भी अपनी रीच पहुंचा सकता है। तो अभी तक हमने बस ये देखा कि सर्वेइंग होती क्या है, और हमने बात करी शेप ऑफ अर्थ की। तो शेप ऑफ अर्थ की सिंपल नॉर्मल भाषा में बात करें, जियोइड शेप। जियोइड शेप ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑब्लेट स्फेरॉइड। और अगर आपसे इंडिविजुअली बात करता है इक्वेटोरियल और पोलर एक्सिस में, तो वहां पे आपका इलेप्सॉइडल और ओबेलॉइड शेप होगा। तो ये, और सिंपल ओवरऑल शेप जो कंसीडर करते हैं हम, वो हम कैसा करते हैं, स्फेरिकल। तो रेडियस ऑफ अर्थ जहाँ पे क्या होगा, 6370 किलोमीटर। तो कमेंट में आप बिल्कुल ये बताएं मुझे कि आपको क्या अर्थ के शेप के क्वेश्चंस के बारे में एक एक चीज पता चल पाई, मैं आपको इजी वे में उसको उस तक रीच पहुंचा पाया या नहीं। ओके, अब देखें तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है, किस तरीके की डिमांड है क्वेश्चन की, तो वो उस हिसाब से आपका ऑप्शन होगा। ओके, अब देखते हैं आगे को, सर्वे और उसकी क्लासिफिकेशन की बातें। तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि आप मुझे कि ये समझ में आ पाया आपके अर्थ का शेप इजी वे में। ओके ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। देखें अर्थ के और भी बहुत सी चीजें हैं, ग्रेड सर्कल क्या होता है, लेवल सरफेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे चैप्टर के डिमांड और क्वेश्चंस की डिमांड के हिसाब से पढ़ते रहेंगे, वो लेबलिंग वगैरह में हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी अर्थ के शेप के बारे में जो आपने ध्यान देने वाली चीजें हैं वो यही आपकी है। ओके, अब बात करते हैं सर्वे के क्लासिफिकेशन की, या मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ सर्विंग। क्या लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ सर्विंग। ओके, तो देखो सर्वे के अगर टाइप्स की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें, तो अलग अलग तरीके से सर्वे को क्लासिफाई किया गया है। बट अगर मैं बोलूं प्राइमरी क्लासिफिकेशन, किसकी बात करूं, प्राइमरी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी या टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, एमएससी को क्या लिख देता हूं, प्राइमरी क्लासिफिकेशन। ओके, तो अगर प्राइमरी क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो दो टाइप की आपको सर्वेइंग मिलनी है। पहली जो होती है वो होती है आपकी प्लेन सर्वे। पहली सर्वे क्या होती है, प्लेन सर्वे। और दूसरी जो सर्वेइंग होती है उसे हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। जियोइड, देखो जियोइड भी यहीं से निकला हुआ है, जियोइड से ही आपका क्या निकला हुआ है, जियोडेटिक। ओके, तो जियोडेटिक सर्वे, तो ये दो टाइप की आपकी मेन सर्वेइंग है। कौन कौन सी, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। ओके, अब इनको इंडिविजुअली हम समझते हैं। अभी हमने पूरे अर्थ के शेप को इतना डिस्कस किया तो हमें साफ पता चल गया कि अर्थ का शेप तो थोड़ा सा कैसा है, इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर शेप है, और जिसमें बीच में वो क्या है, थोड़ा सा फ्लैट भी है और इक्वेटोरियल में ऐसे फैला हुआ है। तो अब प्लेन सर्वेइंग, देखो नाम से पता चल रहा है कि जब हम अर्थ के शेप को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसके इर्रेगुलर शेप को हम क्या कर रहे हैं, फ्लैट कंसीडर कर रहे हैं या प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। इस इर्रेगुलर शेप को अगर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्लेन, तो उस टाइप की सर्वेइंग को हम बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन सर्वेइंग में हम कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट कंसीडर्ड।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लेन सर्वेइंग में, तो प्लेन सर्वेइंग में हम कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, प्लेन। और जियोडेटिक जो एक्चुअल शेप है भी आपका अर्थ का, और यहां पे हम अर्थ के शेप को कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि कर्वेचर, जो कर्वेचर है या इरेगुलर शेप है उसका, ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। ओके, तो पहला जो बेसिक डिफरेंस हो गया कि वो कर्वेचर को हम नहीं कंसीडर करेंगे और वहां पे आप क्या करेंगे, कर्वेचर को कंसीडर करेंगे जियोडेटिक। दूसरा डिफरेंस, अब देखें जब आप स्मॉल स्केल पर सर्वे करते हैं, जैसे कॉलेज या सिंपल कोई प्लॉट लेआउट का आप सर्वे करते हैं, तो कहीं पर भी आप अर्थ के शेप को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन सर्वेइंग में हम क्या करेंगे, स्मॉल एरियाज के लिए यूज करेंगे, स्मॉल एरिया। ओके, और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, जियोडेटिक, तो वहां पे आपको क्योंकि बहुत बड़ी सर्वे है तो वहां पे क्या होगी, आपके एरर्स आने की संभावना बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं क्या कि लार्ज एरिया। तो जब बात आएगी किसकी, लार्ज एरिया, तो वहां पे हम अर्थ के शेप को कंसीडर करेंगे। तो जियोडेटिक सर्वे कहाँ होगी, लार्ज एरियाज के लिए। और वहीं बात करूं अगर मैं किसकी, आपकी प्लेन सर्वे की, तो वो कहाँ में यूज होगी, आपकी स्मॉल एरियाज। अब देखें मैंने एक बाउंड्री लगा दी यहाँ पे, मैंने स्मॉल बोल दिया और मैंने लार्ज बोल दिया। तो मैं जब स्मॉल और लार्ज बोल रहा हूँ तो मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन ड्रॉ करी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो ये बात मैं तब तक डिफाइन नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं इसके सामने कोई दूसरी लाइन नहीं खींचूं। अगर आप कहते हो छोटी लाइन है तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाली लाइन खींच देता हूं उसके सामने, तो और ये ऑटोमेटिकली अब कैसी लाइन होगी, बड़ी लाइन होगी। सिंपल फंडा है। और अगर मैं वही बात करूं, ये आप कहते हो कि छोटी लाइन है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसके सामने छोटी लाइन है तो एक काम करता हूं, एक छोटी और खींच देता हूं, है ना, तो अब ये बड़ी होगी। और आप कहते हैं अगर ये बड़ी है तो मैं इसके सामने इसको ही बड़ा कर देता तो ये लाइन क्या हो जाती, छोटी। तो अब हमने स्मॉल, मेरा कहने का मतलब बस ये है, जब हमने बात कर रखी स्मॉल और लार्ज, तो मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी पड़ेगी, उसके लिए एक लिमिट देनी पड़ेगी। तो दैट लिमिट इज 250 किलोमीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं 260 भी लिखा है, या कुछ बच्चे इसमें 195.5। देखें मैं स्टैंडर्ड बुक का डाटा आपको दे रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक हम यूज करते हैं जैसे बीसी पुनमिया ये, तो उनकी क्या कैलकुलेशन कहती है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आए हैं उनकी जो कैलकुलेशन है उसकी मैं डाटा दे रहा हूँ। दूसरी चीज, इसका 195 वाला फंडा भी मैं आपको एक बार क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो आप बताइएगा कि वो फंडा आपको क्लियर हो पाया या नहीं। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, अभी आगे मैं इसको पूरा आपको बताऊंगा क्या चीज है वो। तो 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से अगर कम एरिया है, स्मॉल एरिया है, अप टू, मैं लिख देता हूँ अप टू 250 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब जो सर्वेइंग होगी वो आपकी कौन सी होगी, आपकी प्लेन सर्वेइंग। तो ये इसकी रेंज भी होगी। और वहीं अगर एरिया मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर है तो वहां पे आपकी क्या होगी, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो इसमें 195 वाला फंड है, तो मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करूंगा आगे, आपके ऑब्जेक्टिव में आपने किस तरीके से अप्रोच करनी है, आपने और चीज़ों में कैसे अप्रोच करनी है, तो वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए। नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट ओके, देखें प्लम बॉब लाइन। अब देखें प्लम बॉब क्या होती है, अभी समझेंगे हम। प्लम बॉब एक लट्टू टाइप का होता है, जो जैसे आप सिंपल मैसन्स वगैरह होते हैं उनके पास देखते हैं, तो इसके सेंटर से पास होते हुए जो लाइन जाती है इसे हम बोलते हैं प्लम बॉब लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम बॉब लाइन। तो प्लेन सर्वे में हम अर्थ के शेप को क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्लेन। तो जब प्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब जो प्लम बॉब लाइन होंगी एक दूसरे को हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो पैरेलल रहेंगी तो ये कहना गलत नहीं है कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है कि प्लम बॉब लाइन, प्लम बॉब लाइन आर पैरेलल। किसमें, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किसमें, आपका प्लेन सर्वेइंग में। और वहीं अगर मैं बात करूं जियोडेटिक में, तो जियोडेटिक में हम क्या करेंगे, अर्थ का कैसा शेप होगा, इस तरीके का, है ना। तो इसका भी जो प्लम बॉब रखी जाएंगी कहीं इस तरीके से, ऐसे टाइप के शेप में आ जाएंगी।
तो कहीं ना कहीं ये क्या माना जाता है कि ये क्या करती है, प्लम बॉब लाइन जियोडेटिक सर्वे में एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या कहां पे करती है, सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैं लिख देता हूं प्लम बॉब लाइन, दोनों ऑब्जेक्टिव आए, प्लम बॉब लाइन इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो प्लम बॉब लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहां पे, अर्थ के सेंटर पे। ओके, तो ये आपका जो मेन डिफरेंस है। अब देखें एक डिफरेंस और जो इसमें आता है, मैं इसके थोड़ा सा ऊपर ही लिख देता हूं इस डिफरेंस को भी। एक डिफरेंस जो आपने और ध्यान रखना है, ओके, ये 1, ये 2, ये 3, अब मैं 4 यहां पे लिख देता हूं, फोर्थ डिफरेंस। ओके, तो ये है, देखें जब प्लेन सर्वे करेंगे हम, ओके, तो जब हम प्लेन सर्वे करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल होगा वो सारा अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो वो प्लेन सर्वे में सारी जो लाइनें होंगी कैसी लाइन होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी। वहीं अगर मैं जियोडेटिक की बात करूं तो सारी लाइनें कैसी होंगी, ऐसी थोड़ी सी कर्व्ड टाइप की होंगी। ओके, तो ये ध्यान देना कि प्लेन सर्वेइंग में जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन ट्राइंगल। तो क्योंकि जो ट्राइंगल फॉर्म होगा सारी की सारी कैसी लाइनों से मिलकर बना होगा, स्ट्रेट लाइनों से। तो लिख देता हूं मैं ट्राइंगल फॉर्म इज कौन सा, प्लेन ट्राइंगल। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ट्राइंगल। जो आप सिंपल कॉपी पे भी ड्रॉ करते हो एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर, उसको हम बोलते हैं प्लेन ट्राइंगल। और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, जियोडेटिक सर्वे में, क्योंकि अर्थ के शेप को जब हम इरेगुलर मान रहे हैं तो जो लाइनें ड्रॉ होंगी वो कैसी लाइनें होंगी, कर्व्ड लाइनें होंगी। तो ये कर्व्ड लाइन, ये थोड़ी कर्व, तो कर्व, तो इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल फॉर्म इज स्फेरिकल ट्राइंगल। तो हर एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना है आपने कि यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो प्लेन लाइन से मिलके बना होगा और उसको हम बोलेंगे प्लेन ट्राइंगल, और वहां पे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो स्फेरिकल से मिलके बना होगा और उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल ट्राइंगल। ओके, अब बात करते हैं एक नया नाम जब यहाँ पे जुड़ गया है स्फेरिकल ट्राइंगल का, तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। इस चीज को आप फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसके बेसिक डिफरेंस है छोटे मोटे। ओके, अब बात करते हैं हम स्फेरिकल ट्राइंगल की। तो स्फेरिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से कुछ क्वेश्चन आपके फिर से स्टार्ट हो जाते हैं आने। ओके, तो उनको समझते हैं हम क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं। देखें, स्टार्ट में सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है ताकि आपका सब्जेक्ट के लिए वही इंटरेस्ट बने, ताकि हम उसी हिसाब से आगे बढ़ाएं। आपको मैं ये एश्योर कर रहा हूँ, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें पकड़ते हुए जाएंगे तो कोई अगर एग्जामिनर आपको कहीं पर कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेगा तो वहाँ पे आपको नहीं होना है। ओके, अब देखें मैं बात कर रहा था स्फेरिकल ट्राइंगल की। किसकी बात कर रहा था, स्फेरिकल ट्राइंगल। तो आपने देखा स्फेरिकल ट्राइंगल कहाँ फॉर्म होगा पूछेगा, तो आप बताओगे कहाँ पे, जियोडेटिक सर्विंग में। तो स्फेरिकल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको आपने ध्यान रखना है। तो स्फेरिकल ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी जो क्या कहती है आपकी, वो देखें। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि सभी जो एंगल है उनका सम जो होना चाहिए 180 से कम नहीं होना चाहिए और 540 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखें एक समझें इस चीज को। एक आपका ट्राइंगल है, यहां पर ड्रा कर रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं प्लेन ट्राइंगल, और इधर अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ तो एक कर्व, ये कर्व लाइन से जो मिलके बन रहा उसको मैं बोल रहा हूं स्फेरिकल ट्राइंगल। ओके, तो ये दोनों को आपने यहाँ पर समझना है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि जो इंटीरियर, देखें इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये सारे इंटीरियर एंगल है।
है ना। अगर प्लेन ट्राइंगल होता तो ऑब्वियसली इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता, पर स्फेरिकल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, वो यही बताती है कि इसका जो इंटीरियर एंगल का सम है वो एग्जैक्ट 180 नहीं होगा, वो एग्जैक्ट 180 नहीं होगा। तो क्या बोलता है उसकी पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है, शुड बी लेस देन 540 डिग्री। पहली बात कि इंटीरियर एंगल का सम, देखो इसका तो फिक्स है 180, पर ये कहता है कि 180 नहीं होगा, है ना, कुछ वेरिएशन होंगी। तो कहता है कि इसका जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो 540 से लेस होना चाहिए, 540 से लेस होना चाहिए, फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको, एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। फिर से ध्यान दें कि इंटीरियर एंगल का सम फिक्स नहीं है स्फेरिकल ट्राइंगल में, वो जो सम होना चाहिए 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 540 से कम होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी में भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब देखें आप यहाँ से समझ गए हैं कि इंटीरियर एंगल का सम, इसी से मैं बनाता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी को, कि 540 से कम होना चाहिए। 540 अगर मैं बात करूं कब हो सकता है, देखिए 540 कब हो सकता है, जब हर एक एंगल इसका कहीं ना कहीं, एक कंडीशन में एज्यूम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं हर एक एंगल क्या हो, 180 180 180 हो, कहीं ना कहीं, है ना, इतनी बड़ी अर्थ सरफेस है, ओके। तो कहीं ना कहीं 180 प्लस 180 प्लस 180 में अगर करता तो मेरा इसका सम 540 हो पाता। पर प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि 540 से कम होना चाहिए, वैसे भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो 540 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, देखें 540 से कम ये तभी हो सकता है जब इसका कोई भी एक एंगल, ये हो गया, ये हो गया या ये हुआ, तो कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो यहां पे ये ध्यान देना है, समझाने के लिए है बस। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि एनी एंगल कोई सा भी हो सकता है, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। पहली प्रॉपर्टी से ही इसको बिल्कुल ध्यान देना है, इजी वे में चलना है। एनी एंगल शुड बी लेस देन 180, तो कोई सा एक भी, ए बी सी, पर एक कम से कम 180 से क्या होगा, कम होगा। और नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, देखें कि किसी भी दो साइडों का सम, स्फेरिकल ट्राइंगल की दो साइडों का सम, लेट अस सपोज इसको कैपिटल ए नाम दे देता हूँ, कैपिटल बी नाम दे देता हूँ, इसको कैपिटल सी नाम दे देता हूँ, ये तीन साइडें मैंने इसकी दिखा दी। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब मैं लिख देता हूं पहले स्टेटमेंट, फिर समझाता हूं आपको। सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइडों का जो सम होगा वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। तो इसका मतलब अगर मैं a प्लस बी, दो साइडों का सम है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन किससे, तीसरी साइड कौन सी है, सी। और ऐसे ही अगर मैं लिखूं कोई भी दो साइड, लेटर सपोज मैं इस बार b प्लस सी ले लेता हूं, तो ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए इन दोनों का, किससे, a से, किससे, a से। तो ये प्रॉपर्टीज है स्फेरिकल ट्राइंगल की जो बहुत सारी है, इंपॉर्टेंट है आने वाले कंपटीशन पेपर्स के लिए। तो इसको आप फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जो एग्जामिनर आप फंसाने लग गए हैं, कंपटीशन का लेवल बढ़ने लग गया है, तो उनकी डिटेल भी प्रोवाइड कराते चलूँगा यहाँ पे। तो ये चीज़ को आप समझ गए हैं। तो ये बात होगी आपकी स्फेरिकल ट्राइंगल की, ओके। तो बात हमने कर ली प्लेन ट्राइंगल की, हमने बात कर ली स्फेरिकल ट्राइंगल की। अब कुछ ऑब्जर्वेशन, मैं इसको मिटा रहा हूं, कुछ ऑब्जर्वेशंस जिसके थ्रू कुछ हमें डाटा फाइंड आउट किया है उसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन जिसका हमें डाटा गिवन है, तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं वो देख लेते हैं, ओके। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग lying in the earth surface is only 1 centimeter
ग्रेटर देन द सबटेंडेड कॉल्ड। तो इसको समझते हैं सिंपल, ये क्या बोलता है देखें। अब देखें अभी अभी आपने समझा पहली प्रॉपर्टी, तो मैं यहां लिख देता हूं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन सारे ऑब्जेक्टिव आए अपने आप में, ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन जो आपकी सर्वे ऑफ इंडिया ने किए हैं, तो उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या फाइंड आउट किया, तो सिंपल भाषा में, इसकी लैंग्वेज छोड़े आप, तो सिंपल भाषा में उसने ये बोला कि कोई अगर मैं प्लेन सर्वे कर रहा हूँ सिंपल, तो कोई डिस्टेंस अगर मैं 12 किलोमीटर मेजर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 12 किलोमीटर कोई चीज क्या कर रहा हूँ मैं मेजर कर रहा हूँ, कहाँ पे, प्लेन सर्वे में। तो जियोडेटिक सर्वे में एक्चुअल में ये लाइन स्ट्रेट नहीं होने वाली है, यही चीज मैंने आपको बताई थी, तो ये थोड़ी सी क्या होनी है, कर्व होनी है ये, तो ये लाइन थोड़ी सी क्या होगी, कर्व होगी अगर मैं एक्चुअल सरफेस को कंसीडर करूंगा। तो वो यही बोलता है कि ऑब्जर्वेशन से ये पाया गया कि जो ये कर्व काटेगा ये 12 किलोमीटर लाइन, वो कितना डिफरेंस है इसमें, 1 सेंटीमीटर का। कितने का डिफरेंस रहता है, 1 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब ये जो मेजरमेंट ली गई है वो कहाँ पे ली गई है, जियोडेटिक सर्वे पे। तो ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यही स्टेटमेंट जो मैं आपको पढ़ के भी बता रहा था, द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लाइन ऑन द अर्थ सरफेस इज ओनली आर्क, जो 12 किलोमीटर लाइन है उस पर जो आर्क सबस्टेंड हो रहा है वो केवल 1 सेंटीमीटर ग्रेटर होता है, किससे, आपकी इस लेंथ से। ओके, तो इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ, प्लेन सर्वे में जो 12 किलोमीटर में कर रहा हूँ वही चीज जियोडेटिक में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लाती है। ये ऑब्जर्वेशन है कहाँ से, आपके सर्वे ऑफ इंडिया के। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या कंक्लूड किया, दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या कंक्लूड किया, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन उसका क्या कहता है, देखें कि अगर मैं लेट अस सपोज एक प्लेन ट्राइंगल लेता हूं, उन्होंने क्या किया, स्टडी की, देखो इसी चीज को जो हल्का सा डाउट है, वो स्टडी करी कितने में, 195, कहीं पे 0.5 भी लिखा रहता है, 195.5, तो 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने ये पाया, देखो अगर ये प्लेन ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली जो इंटीरियर एंगल है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो ये कितना होना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ये होना चाहिए। बट अगर मैं अर्थ के शेप को कंसीडर करता, अब मैं बात कर रहा हूं अगर मैं अर्थ के शेप को कंसीडर करता, कितने एरिया के लिए, फिर से इस चीज को ध्यान देना, 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए, फिर से मैं इसको इंपॉर्टेंट बना रहा हूं। ओके, तो मेरा जो इंटीरियर एंगल का सम आता कितना आता, 180 आता। अब अगर मैं बात करूं वहीं जियोडेटिक सर्विंग की, किसकी बात करूं, जियोडेटिक, तो जो ट्रायंगल फॉर्म होने वाला था वो प्लेन ट्रायंगल तो नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी हम पूरी चीज देख के आगे हैं। जो ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, क्योंकि अर्थ के शेप को कंसीडर करोगे तो जो लाइनें ड्रॉ होंगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कर्व लाइनें होंगी, तो जो कर्व लाइन से जो ट्रायंगल मिलके बना होता है उसको हम बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। तो ये ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड किया गया, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए जब सर्वे किया तो 180 डिग्री जो इंटीरियर एंगल का सम आना चाहिए था, और वही चीज अगर मैं जियोडेटिक सर्वे में कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C इसे देखता तो ये जो आता एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो ये कितने से डिफर आता है ये पूछता है। तो प्लेन ट्रायंगल में तो आना चाहिए था 180 डिग्री, तो ये कितने से डिफर करता है आपका, प्लस 1 सेकेंड से, कितने से, 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वेशन से देखो जो 250 195 वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो जो बुकों को मैं आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताता हूँ, तो वहां पे ये डाउट रहता है कि 195 है, 195.5 है, 260 है या 250 किलोमीटर है, तो मेरा फोकस इस पे है। तो ऑब्जर्वेशन से ये जरूर पता किया है कि 195 किलोमीटर स्क्वायर के लिए जो आपका एरर आता है वो 1 सेकेंड का आता है, कितने के लिए, 195 किलोमीटर स्क्वायर के लिए। पर कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि 1 सेकंड का अगर मेरा एरर आ गया तो मैं इसी को अपनी लिमिट बना लूं, क्योंकि थोड़े थोड़े एरर तो हर जगह आपके अलाउ होते हैं। अभी आप आगे को पढ़ोगे तो थोड़े थोड़े एरर्स जो होंगे हर एक लिमिट, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होल टू पार्ट अभी बात करते हैं, क्या उसमें एरर्स नहीं आते, एरर आते हैं, फिर भी उसको हमने अपना सिद्धांत बनाया। क्यों, क्योंकि कुछ एरर्स, कुछ परमिसिबल लिमिट हर इक्विपमेंट की भी होती है,
हर चीज में क्या होती है, टॉलरेबल होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान दें, अगर क्वेश्चन आया है कि 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो एंगल का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 सेकंड। पर ये ध्यान देने वाली बात है कि 1 सेकंड आपकी लिमिट नहीं है। आपका ये ध्यान देना है कि 1 सेकंड में पहला एरर, 1 सेकंड का जो एरर है, पहला एरर वो कितने एरिया पे आता है, 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे आता है। तो ये ऑप्शंस के हिसाब से, इसलिए जो क्वेश्चंस है तो कहीं पर 250 भी दिया है, कहीं 260 भी दिया है, तो ये तो कोई फिगर नहीं है, इसमें आराम से सेम दोनों एक साथ नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपका, दोनों एक साथ कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। और 195 या अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर आप 195 किलोमीटर की तरफ को जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि जो पहला एरर आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितने का आ रहा है, 1 सेकंड का आ रहा है ना। पर अगर ये चारों ऑप्शन में है, चारों तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस 250, अगर ये ऑप्शन में नहीं है 260, फिर आपकी 195। तो इस चीज को आपने ध्यान देना है। तो वह यही 195 कहीं कहीं पर 195.5 भी लिखा रहता है। तो ये डाउट आपका क्लियर, जो मैं बुक्स फॉलो करूंगा या जो कोई गिवन डाटा है या जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एसएससी जेईई में आपका एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहां पे जो डाटा है उसका रिकॉर्ड आपको मैं बता रहा हूं। ओके, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो ये बात होगी सर्वे और उसके क्लासिफिकेशन की। अब अगर मैं बात करूं तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज है, बच्चे इसी में कंफ्यूजन, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के स्टार्ट होते ही कंफ्यूजन लेते हुए चलोगे तो बहुत डाउट्स आने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल हर एक एसएससी जेईई से लेकर एसएससी जेईई, आईएएस गेट सबके क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, पर वो धीरे धीरे आपकी खुद ही रीच बनेगी, वो आप, मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करने वाले हो। तो ये बात थी प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। अब सर्वे का क्लासिफिकेशन और तरीके से भी किया गया है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ सर्वे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ सर्वे। ओके, तो फील्ड ऑफ सर्वे के हिसाब से या नेचर ऑफ फील्ड की बात करें तो पहला जो होता है आपका वो होता है लैंड सर्वे। तो लैंड मतलब साफ साफ चीजें हैं, देखो इनमें इतना जितना लेवल तक फोकस करना है उतना ही जाएंगे हम। तो लैंड सर्वे की अगर बात करें तो जमीन में जो भी आपका सर्वे होगा वो आपका लैंड सर्वे होगा। तो लैंड के अंदर भी अगर हम बात करें तो पहला आता है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे। कौन सा आता है, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो टोपोग्राफिकल सर्वे होता क्या है, देखो टोपोग्राफी सुना होगा आपने, तो टोपोग्राफी का मतलब हुआ कि कहीं पर भी अगर हम नेचुरल और मैनमेड फीचर्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स, इसका अगर हम सर्वे करते हैं तो वो आपका आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। अब नेचुरल कैसे, हिल, रिवर्स, माउंट, है ना, तो ये आपके नेचुरल हो गए, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। और वहीं अगर मैं बात करूं मैन मेड, तो मैन मेड में कौन हो गया आपके, जैसे कुछ भी डैम हो गया, रोड हो गया, रोड, बिल्डिंग, तो ये आपके किस में आ गए, मैन मेड फीचर। तो वो सर्वे जहां पर हम नेचुरल और मैन मेड फीचर्स की बात करते हैं तो वो आपका कहलाया जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे। गेट का क्वेश्चन भी है, आईएएस का क्वेश्चन भी है, एसएससी का भी क्वेश्चन है कि टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है। तो नेचुरल और मैन मेड फीचर्स से रिलेटेड जो भी सर्वे होता है उसे हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। दूसरा होता है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे। ये सारे लैंड के अंदर ही पढ़ रहे हैं, लैंड सर्वे के अंदर। कैडेस्ट्रल सर्वे, तो व्हाट इज कैडेस्ट्रल सर्वे, वो सर्वे जब हम बाउंड्री या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, उसे हम बोलेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे। तो मैं लिखता हूं लैंड प्रॉपर्टी और बाउंड्री रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटा कुछ नहीं है। तो लैंड प्रॉपर्टी और बाउंड्री से रिलेटेड जो भी सर्वे होता है उसे हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। और वहीं अगर मैं बात करूं तीसरे,
तो इसी के अंदर जो आता है आपका वो आता है सिटी सर्वे। कौन सा? सिटी सर्वे। ओके, तो स्ट्रीट्स की डिजाइन, सीवर्स की डिजाइन, तो ये सारा किसके अंदर आ जाता है? डिजाइन ऑफ स्ट्रीट्स, सीवर्स, ETC। तो ये आपका किसके अंदर आ जाता है? सिटी सर्वे के अंदर। ओके, तो ये लैंड के अंदर हमने 3 पढ़े। टोपोग्राफिकल जो आपका नेचुरल एंड मैन-मेड फीचर्स पर डील करेगा, कैडेस्ट्रल जो आपका लैंड प्रॉपर्टी और बाउंड्री से रिलेटेड डील करेगा, सिटी जो आपका स्ट्रीट सीवर्स की डिजाइन पे करेगा, वो आपका सिटी। दूसरा बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ सर्वे जो होता है आपका, वो होता है कौन सा? आपका हाइड्रोग्राफिक और मरीन। देखो 3 चीजें आने वाली है हमारे पास, जमीन, हवा, पानी, है ना। तो हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है मतलब वाटर। तो हाइड्रोग्राफिक और मरीन सर्वे कौन सा सर्वे होता है? जो करता है आपका लार्ज वाटर बॉडीज। किस पे? लार्ज वाटर बॉडीज पे जो भी बात होगी वो आपका कौन सा होगा? हाइड्रोग्राफिक और मरीन सर्वे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से बच्चा ध्यान देता है। मैंने यहां पर बोला लार्ज, लार्ज का मतलब है जैसे सी, ओशियंस, है ना, लेक्स, बड़े बड़े रिजर्वॉयर, तो वहां पे जब होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोग्राफिक। बट अगर रिवर्स पूछ रहा है, देखो रिवर्स, तो रिवर्स आपका किसके अंदर आएगा? टोपोग्राफिकल के अंदर। तो कंफ्यूज मत करना कि रिवर में भले ही वाटर है, पर रिवर्स आपका किस में आता है? नेचुरल, टोपोग्राफिकल के अंदर। और हाइड्रोग्राफिक की वही बात करें तो वहां पे कौन सी बात होती है आपकी? लार्ज वाटर बॉडीज, सी, ओशियन, इनकी बात। ओके, और लास्ट जो इसमें आता है वो आता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे? तो जो भी आपके हम कहाँ बात करते हैं, स्पेस में सैटेलाइट्स की स्टडी करते हैं, मून्स वगैरह, है ना, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेस रिलेटेड सर्वे। तो ये है बेस्ड ऑन आपका फील्ड ऑफ सर्वे। अब देखें ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्लेन और जियोडेटिक था और जो फील्ड ऑफ सर्वे है। इसके बाद भी छोटी सी चीज है, इसके बाद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग फिर से इसका, ओके ले लीजिए। इसके बाद भी अलग अलग सर्वे को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। मैंने बताया था प्राइमरी क्लासिफिकेशन तो प्लेन और जियोडेटिक पे आके रुकता है, बट अगर सेकेंडरी में बात करें, जैसे ये फील्ड के अकॉर्डिंग था, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी अलग अलग तरीके से सर्वे को क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे आपको नाम से ही सब चीजें पता चल जाती हैं, तो इसलिए ये इतने नहीं आते। जैसे इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, है ना, ये किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलिट्री सर्वे। ओके, तो इस तरीके से और भी आप बोल सकते हो, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे, है ना, माइन सर्वे। तो ये नाम से आपको सब पता चल रहा है कौन से कहाँ के सर्वे। और जियोलॉजिकल सर्वे, तो ये आपके अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो जाता है। और लास्ट इसी में अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट भी आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जैसे बहुत ज्यादा, ये सारे तो हम चैप्टर वाइज पढ़ने ही वाले हैं, पूरी सर्वे में हमने यही पढ़ना है। जैसे चेन सर्वे, ओके, कंपास सर्वे, ओके, थियोडोलाइट सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, इसी तरीके से टैक्योमेट्री। तो ये सारे जो आपके डिफाइन है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट, तो ये हम सारे आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा क्या? व्हाट इज सर्वेइंग। उसके बाद हमने अर्थ की शेप को अच्छे से समझा। उसके बाद हमने सर्वे के प्राइमरी सेकेंडरी क्लासिफिकेशन की बात करी। उसके बाद हमने देखा कि सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में क्या क्या आते हैं, क्या क्या स्फेरिकल ट्रायंगल होता है, क्या आपका प्लेन ट्रायंगल होता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ है पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इससे।
अब फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें अभी पढ़ रही हैं। आगे आने वाली चीज़ें हैं आपकी प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो मैं आपको उससे बताऊंगा किस तरीके से काम किया जाता है, क्यों इस तरीके से किया जाता है। ओके, फिर रिफ्रैक्ट स्केल्स के बारे में, व्हाट इज़ ग्राफिकल स्केल, व्हाट इज़ आपका न्यूमेरिकल स्केल। ओके, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्केल जैसे वर्नियर, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड, इनके बहुत क्वेश्चन आते हैं। श्रंक स्केल के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहला पूरा जो इतना कंटेंट है हमारा, ये पहले चैप्टर का होता है। तो इसको बाकी को हम जो आगे का लेक्चर है वो फिर आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया, किस तरीके से आपको ये प्रोवाइड किया गया, ये सब आप अपने बिल्कुल सजेशंस कमेंट बॉक्स में भी हमें प्रोवाइड कराएं। ओके, और ये पेपर अपने आप में छोटे से लेके हर पेपर को कवर करते हुए हमारे लेक्चर को चलेगा, क्योंकि आप अभी की किसी भी पेपर में लेवल की बात नहीं कर सकते हो। कोई लेवल छोटा है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल टोपोग्राफिकल सर्वे, उसका आप लेवल क्या कहोगे, आप गेट कहोगे, उसके लेवल को आईएएस बोलोगे, या उसके लेवल को एसएससी जेई बोलोगे, या जेई बोलोगे। हर एक पेपर में वो क्वेश्चन आया, तो लेवल हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमको सब्जेक्ट को इजी वे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो बाकी जो भी नेक्स्ट लेक्चर में होगा, आप बिल्कुल अपने सजेशंस दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।